नमस्कार करता हूं, वंदे मातरम कहता हूं और जरूरत आन पड़ी है कि कुछ आवाजें उठाई जाए, क्रांति की जाए। आप क्या समझते हो कि 1897 की क्रांति और फिर बापू महात्मा गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन चलाया था वो क्रांति की थी, खत्म हो गई। अब उसकी जरूरत है नहीं है? आपको क्या लगता है? स्वतंत्र हो गए हम, आजाद है हम, सारी चीजें हमें मिल गई। क्या क्या हमें मिलना था, क्या मिला है? कुछ चीजों पर मैं बात करूंगा। और जैसे मैंने लिखा है विषय, हम भारत के लोग और उनकी अपार सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। इस बीच हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमें क्या मिला, हमें क्या दिया गया, हमसे क्या लिया गया, इसके बारे में कोई हिसाब किताब हमें नहीं देखना है। हमें अपना घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चों की एजुकेशन, उनकी जॉब्स, उनका भविष्य किस तरह से ज्यादा अच्छा हो, कंपटीशन में हम चलाए कि उससे आगे हमारा बच्चा हो, उससे आगे हमारी फैमिली हो। हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, समाज को सोचे बिना, उसको पीछे छोड़े हम आगे बढ़ते हैं। यही हर किसी की कवायद होती है और लगे रहते हैं, और जिसकी जितनी कुवत, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी धन संपदा, वैसा वो आगे बढ़ता है। गरीब, उसका तो इस देश में कोई काम ही नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, हम भारत के लोग 1947 में हमें आजादी मिली 15 अगस्त को। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू किया गया। उस संविधान में 395 से आर्टिकल हैं। बनाने वाले कौन थे? 296 लोग, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, टैक्स देने वाले लोग थे, जमींदार थे, रियासतों के राजा थे, उनके प्रतिनिधि थे। ऐसे लोगों ने हमारे देश का संविधान बनाया है। अब यह संविधान हमें कुछ हक देता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये हमें कितना मिला? और सबसे बड़ी बात कि वो जो लिखा है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में हमारे संविधान की, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, आप भली भांति जानते हो सारी चीजें, धर्मनिरपेक्ष और वो हम भारत को संपन्नता की ओर, और वो सारी चीजें अच्छी अच्छी, बहुत सारी चीजें। ये कसम किसने ली थी? ये एग्रीमेंट किसने साइन किया था? मैं तो नहीं था, ना मेरे पिता थे, ना मेरे दादा थे वहां पर, आपके परिवार से भी नहीं थे। शायद अगर कोई हो तो वो बताए मुझे कमेंट करके। और बड़ी बात, हम अगर ये कहें कि हमारे प्रतिनिधि थे, सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत की आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, अगर वो मिली है सचमुच में, तो क्या लोगों में से जनप्रतिनिधि चुनकर गए थे? उन प्रतिनिधियों ने संसद का जो विचार है, जो मेमोरेंडम उनके सामने रखा गया था, वो जनता में आके जनता से डिस्कस किया कि ये आपके लिए होने जा रहा है, अगर आप इसको सहमत है तो बताइए, मैं आपके पक्ष की ओर से आपका प्रतिनिधि बनकर मैं वहां जाऊं और कहूंगा कि नहीं, मेरे इलाके के लोग इसको मंजूर करते हैं या वो इसको ठीक ठहराते हैं। ऐसा कुछ किया नहीं, इन्होंने अपना किया। ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें, इंडिया एक्ट 1935 में जो चीजें थी वही संविधान में है। हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हम सही से संविधान में देखें तो उसके भाग 3 में 12 से लेकर 51A तक आते हैं। 12 और 13 छोड़ दीजिए, 12 में तो राज्य की वो सारी चीजें बताई गई कि राज्य हम किसे कहेंगे और राज्य की क्या कर्तव्य है और राज्य किसे कहा जाएगा। 14 से लेकर 14, 15, 16, 19, 21, बहुत सारी, मतलब 91 तक है। 395 आर्टिकल में सिर्फ 48-39 आर्टिकल आपके लिए हैं, बाकी कुछ सारे
राज्य के लिए दिशा निर्देश है, सीमाओं का प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। यहां पर जड़ कहां है, उसका तंत्र कहां है। एक गरीब जिसके ऊपर अत्याचार होता है, उसका हक मारा जाता है, ऐसे में अगर वो न्याय मांगने जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कितने लोग जाएंगे, कितने गरीब जाएंगे? चले भी गए, अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जागीरें बेचकर, क्या मिलेगा? वहां होने वाली कार्रवाई उनको समझ में आएगी? अधिवक्ता वो बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने वाले, उनकी पहले तो उनकी फीस है, फिर उसके बाद वहां जो काम हो रहा है, कामकाज हो रहा है, वो अंग्रेजी में हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है? हम भारत के लोग, हम भारत की संप्रदाय के लिए जान लगा देंगे, इसको विश्वगुरु बनाने के लिए, जैसे ये विश्वगुरु अब चला है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं? देखिए, हमें धार्मिक स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन कितनी अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 और 26 अगर पढ़ेंगे तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंदर के अंदर। लेकिन ये खुल के जो कर रहे हैं, ये जो खुल के कर रहे हैं, क्या ये संविधान को नहीं तोड़ रहे हैं? संविधान को मानने वाले नहीं तोड़ रहे हैं, ऊपरी दिखावा नहीं कर रही है। जब इनको लगता है कि ये कोई हमारा आदमी नहीं है, अलग धर्म का है, हम इनसे चिढ़ाने के लिए कहेंगे, तो उनको उकसाने के लिए कहेंगे, तो क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आज जिस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो चाटुकार हैं, नेतागण हैं, उनके अंधभक्त हैं, उनके ट्रोलर हैं, ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और यही वही पार्टी है जब सत्ता में नहीं थी, तब ये अगर अपने अंदर झांके, क्या देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो और स्वतंत्रता के लिए जो भी क्रांति हुई थी, इसमें ये थे? अरे ये तो नहीं थे, ये तो उनको सपोर्ट करने वाले थे कि अंग्रेज सही है। आज वो कह रहे हैं और हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु। मैंने पिछले मेरे एक लाइव वीडियो में बताया था, एग्जांपल दिया था कि हम वो मेढक हैं जो एक पतीले में बैठे हुए हैं, पानी है उसमें, नीचे से आग लगी हुई है, आग जैसे जैसे बढ़ रही है, पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है, वैसे वैसे वो मेढक अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है। और जब वो पानी ज्यादा गर्म हो जाता है और मेढक उसको सह नहीं पाता, और तब उससे निकलने की, छलांग मार के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत उसको सहन करते करते खत्म हो गई। अब वो उसको छलांग मार के बाहर भी नहीं जा सकता, और ऐसे में वो सहिष्णु होकर दम तोड़ देता है। क्या हमारे देश के बहुतांश लोगों की यह हालत होने वाली है? सबकी होगी तो मेरी भी होगी, उसमें आप भी बचे नहीं होंगे। लेकिन ये हम देख रहे हैं, और वही होता है ना कि वो नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं। एक ऐसी चाल होती है, या ऐसा एक मानसिकता होती है, गलत होते हुए बहुत लोग देखते हैं, उनको अंदर से लगता है कि ये गलत है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई एक दो लोग बोल देते हैं तो बाद में सभी कहने लगते हैं हाँ वो सही तो कह रहा है, हम काफी देर से देख रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पहले बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? कितना सहते रहेंगे? बहुत सारी चीजें आज असली इतिहास से लोग भाग रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं, गलत चीजों को सही ठहराने का तरीका उनको मालूम पड़ा है, और वो गलत चीजें आपको सही तरीके से बता रहे हैं, और आप उसको सही मान रहे हो। असल में होता है गलत, लेकिन वो आपको सही तरीके से बताया जाता है और आपको सही मानते हो। बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, समझदार लोग हैं, वो इन चीजों को देख रहे हैं। असली इतिहास उससे कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिशें हो रही है। जो हमारे सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो इतना जरूरी नहीं है वो दिखाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक चीज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मुझे किसी से कुछ ऐसा कोई मनमुटाव या कोई ऐसी टसन नहीं है। एक कश्मीर फाइल फिल्म आती है, उसको प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण
प्रमोट करते हैं, यहां तक कि वो खुद अपने लोगों को टिकटें दे देकर बोलते जाओ, और उसका प्रमोट भी करते हैं। अच्छी बात है, वो एक इतिहास है, जो हुआ वो उन्होंने बताया। लेकिन सिलेक्टिव क्यों दिखा रहे हो आप? उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? गुजरात फाइल भी दिखा सकते हो आप। गुजरात में क्या क्या हुआ, किस तरह से किया गया, उसको नहीं बता रहे हो आप। वो बताइए, वो सामने लाइए, उसको प्रमोट कीजिए। भाई, इंसाफ के तराजू में जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। लेकिन अगर आप बायस्ड होकर, पक्षपाती होकर एक तरफा अगर करोगे तो ये काफी दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें नुकसान भारत की आम जनता का हो रहा है। ये हमारे मोदी जी कह रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम उनकी फाइल खोलेंगे। कहां है वो फाइल? क्यों नहीं सामने लाई? क्या लिखा है उसमें? क्या है? लोग, जनता जानना चाहती है। सिलेक्टिवली उसको बाहर करना है, नहीं बताना है, क्योंकि उनके फायदे का नहीं है। भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। यही मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ लोगों, युवाओं को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, दी। फिर घुमा फिराना। आज वो बेरोजगार लोग कहां हैं? चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करके लोग बोलते थे बचपन में, हमारे बचपन में, पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा आदमी बनेगा। अब पढ़ लिख कर, डिग्री होकर उनको नौकरियां नहीं, हम विश्वगुरु बनेंगे। लेकिन मुद्दे भटकाए जाते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र में इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि राजनीति में विधायक खरीदने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों तो नहीं, करोड़ों रुपए में खरीदे जा रहे हैं। यहां से वहां बंदर की तरह विधायक, क्या कहते, गुलाटी खा रहे हैं, या यूं कहे कि वो छलांगे मार रहे हैं, यहां इस पेड़ से उस पेड़ पर। स्वार्थ या उनके पाप या उन्होंने किया हुआ भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्ति, इससे बचने के लिए, क्योंकि ये एक अलग तरह से ईडी लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके बात पर काम कर रही है। तो क्या होगा? ये डर जाते हैं और फिर इस तरह से होता है। हम भारत के लोग, जनता कहां है इसमें कहीं? संविधान में, पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहीं नहीं है। भारत का कोई भी एक आम इंसान चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया को इतना महंगा कर दिया, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जाते हैं, करोड़ों लोगों को, मतलब इन्होंने धंधा बना दिया। इस टाइम पे हमें कुछ मिलेगा, और हम भारत के लोग ये सब तमाशा देख रहे हैं। और ये एन केन प्रकार भ्रष्टाचार कर लोगों को धोखा देकर पैसे के दम पर चुन के जाते हैं, और ये अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। और सुविधाएं क्या क्या पाते हैं? क्या क्या सुविधाएं पाते हैं? हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े कि मुझे वोट दो। मैं आप, मतलब आपके हर भारत के किसी भी गली कूचे के, कोई भी क्षेत्र के किसी पार्षद को समझिए, विधायक को देखिए या एमपी को देखिए, किसी से पूछिए, वो कहेगा कि मैं आपकी भलाई के लिए, आपके काम के लिए जा रहा हूं। पूरा ईमानदारी से बात करेगा कि मैं आपके काम करूंगा। हर एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहता है, यूपीएससी एमपीएससी करके जाना चाहता है, वो सारा यही पहले बोलता है कि मैं जनता की सेवा करने जा रहा हूं। लेकिन जब वो जाता है, जब वो कुछ हो जाता है, सबसे पहले आपके टैक्स के पैसे से वो अपना पेट भरता है, अपने बाल बच्चों का करता है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी भी इसी बलबूते पे करता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, अब मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, आईएएस हूं, आईपीएस हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, नेता हूं, फला ढमका, सारे आपको दबाने की कोशिश करता है, आपके काम करने को वो नकारता है, आपको एक बारी में होने वाला काम 10 बारी घुमाता है। तब उसकी वो इच्छा
वो अंदर की आशा आपके सामने जो जाहिर की थी, मैं आपकी सेवा करूंगा, करता है। बहुत सारे होंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन बहुत सारे से बहुत सारे वैसे हो जाते हैं, वो खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और आपका अधिकार मात्र एक वोट कार बन के रह जाता है। 5 साल में एक बार दिया, आप अब निकम्मे हो गए, आप किसी काम के नहीं। वो आप कितना ही सर पटको, वो आपके लिए कुछ करने वाला है या नहीं है, उसकी नीयत पर है। और हम सवाल पूछना नहीं चाहते हैं, सवाल पूछने से डर लगता है। वो आपका सेवक जो तुम्हारे पैसों से पल रहा है, अगर वो काम नहीं करता है तो वो नालायक है, हरामखोर है, क्योंकि आपके पैसे की वो खाता है। लेकिन आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो वो कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन हम उसी वक्त जागते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, तिरंगा, देशभक्ति, बाद में सो गए। देश बेचा जा रहा है, आपका देश बेचा जा रहा है, मेरा देश बेचा जा रहा है, बोलना नहीं है। अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, कन्वेंशन हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, कभी जानने की कोशिश करिए। वहां से जो लोग आएंगे, हमारे यहां से महाराष्ट्र से इलीगल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो एन केन प्रकार उन्होंने राजनीति की। मैं कोई बड़ा उद्धव ठाकरे का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो देख रहा हूं, जिस तरह से चीजें की है, वो नैतिकता से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इसको खींच रहे हैं। ऐसे ही फडणवीस है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने मेरे पोस्ट में एक लिस्ट डाली है, अगर आप मेरे टाइमलाइन पे जाएंगे देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे देश से कितने लोग जा रहे हैं। क्या होगा वहां, हमारा देश बेचने की, हमारे देश में साजिशें करने की, नई नई बीमारियां लाने की, लोगों को गुलाम बनाने की, लोगों के शरीर में जहरीले टीके लगा के उनको मारने की, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने की, ऐसी सारी चीजें हो रही है। और ये वहां एग्रीमेंट करके आएंगे, यहां हमको बताएंगे कि हम अब विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हमने ये साइन किया, वो साइन किया। सिर्फ आपकी आंख में धूल झोंकने वाली बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, किसी ने सोचा है? बहुत सारे मेरे साथी हैं, इनको पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। पूरे विश्व में एक की सत्ता क्या हमारे भारत की होगी? क्या हम होंगे विश्वगुरु? ये चौकीदार कहलाने वाले, अपने आप को सेवक कहने वाले, जो ना सोते हैं, वो मुझे नींद नहीं आती, मैं हम इतने घंटे काम कहने वाले, एक चीन को तो सही से टैकल नहीं कर पा रहे। चीन हमारे अंदर आ रहा है, बॉर्डर 7 से लेके 4, अभी 3rd 2 तक आ गया, जा नहीं पा रहे हमारे पेट्रोलिंग करने के लिए वहां जवान। फिंगर 8 तक जाते थे, 7 तक जाते थे। आपके माइंड को अलग अलग तरीके से बताना है, लेकिन हमारा देश गर्त में जा रहा है। कुछ लोग इसको खरीद रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब पता है हमें कौन है जो खरीद रहा है, कौन है, किसके कर्जे माफ हो रहे हैं, सारी चीजें आप देख रहे हो। रवि जी को देख रहे हो, पुनः प्रसून वाजपेयी जी को देख रहे हो, अजीत अंजुम जी को देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, बहुत सारी न्यूज आप देख रहे हो, पता है, करना कुछ नहीं है। हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पीछे जनाधार था, लोग थे, खड़े हो गए, उनके साथ चले, तब उनकी ताकत बनी। अगर ये सारी चीजें बिक जाएंगी। मैं अभी मोदी जी का एक वीडियो सुन रहा था, अचानक से वो मेरे सामने आया, मैं सुन रहा था। संसद में खड़ा होकर कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, मोबाइल लाया, ये वो, इसके बारे में भाषण दे रहे थे, और बोलते कि अब हम सीबीडीसी ला रहे हैं, सेंट्रल बैंक करेंसी, डिजिटल करेंसी, तो उसके लिए विरोध क्यों कर रहे हो? इसका आपके ऊपर क्या दुष्परिणाम होगा आपको पता भी नहीं है, सोचिए उसके बारे में। और ये कह रहे थे उसी भाषण में कि हमने 22,27,000 लोगों को आवाज दिया है। 22,27,000। देश की जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए वो उतने ही गरीब है, और उतनों को दे दिया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। अब ये मुफ्त किया है,
किस क्वालिटी का अनाज है वो, किसी को नहीं पता। जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है कि राशन पे किस तरह का अनाज दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, नहीं पता है। जिसको मिलता है वो उसको पता है, और उसमें फोर्टिफाइड भी किया हुआ है, जीएमओ भी किया हुआ है, अलग तरीके से उसमें उसका क्या कहते हैं पाउडर बनाकर फिर उसमें कुछ केमिकल डालकर अलग से चावल बनाया, ऐसे गरीबों को दे रहे। क्यों? गरीब जनता नहीं है? उस संविधान में लिखा हुआ हम भारत के लोग, क्या वो भारत के लोग नहीं है? उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी, उनको उनके उत्थान करने के लिए, उभारने के लिए कुछ नहीं किया आपने। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं लेके आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। किसके लिए? जिसकी जेब में है उसी के लिए। और सही से देखा जाए, अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि ये इंडिया एक्ट हो या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हो या पावर ऑफ ट्रांसफर हो, संविधान में बहुत सारी चीजें वहीं से ली गई हुई। अंग्रेजों ने जंगल में रहने वाले आदिवासियों को किस कैटेगरी में रखा? उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से उनकी गिनती इंसानों में नहीं थी, एनिमल करके लिखा है, एनिमल। आप जानते हो एनिमल किसे कहते हैं? ऐसे लोगों को उनकी जमीन से, उनके वन से, उनके जंगलों से या तो उनका शिकार करो या तो उनको दौड़ा दौड़ा के वहां से भगा दो, और फिर हम कहेंगे हम भारत के लोग। गांधी जी ने कहा था गांव की ओर चलो, असली भारत गांव में बसता है। और इनका कहना है कि बेटा खेती में कुछ नहीं रहा, यहां पर कुछ नहीं रहा, तेरा बापू तो ऐसे ही खेती करके मर जाएगा कर्जे में, क्योंकि खेती तो फायदे वाली है ही नहीं, वो गिरवी रखेगा। तू शहर चला जा और शहरों में एक के ऊपर एक बिल्डिंगों में खचाखच भरे रहो और एक ऐसे सर्कस में पड़े रहो, भीड़ भड़क्के में, मेट्रो सिटीज में पड़े रहो, और फिर वहां आसान होगा तुम्हारे पर कंट्रोल करना। क्योंकि सबसे पहले जो भी स्कीमें आती है ना, वो शहरों में आती है, मेट्रो सिटीज में आती है। बड़े बड़े जो भी मेट्रो सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, यहां पर आसानी से लोग इकट्ठे होते हैं, उनको दबाया जा सकता है, उनको क्वारंटाइन किया जा सकता है, उनको हाई रेजोल्यूशन कैमरा से उनकी निगरानी रखी जा सकती है, कौन है, कहां आ रहा है। एक और बात, अगर आप कंगाल हो गए हो, आर्थिक तंगी है, पैसे की कमी है, अभी आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे होंगे कि पता नहीं कितने ही सारे ऐप आ गए। आपको पैसे की किल्लत है तो आपको तुरंत ऐसा एडवर्टाइजमेंट बताया कि 5 मिनट में आपको लोन आ जाएगा। ये ऐप है, नावी ऐप है, मैं किसी का एडवर्टाइज करने को बैठा नहीं हूं। क्या करेंगे? वहां पर आपका डाटा लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पर्सनल जानकारी, आपकी उम्र कितनी है, क्या कर रहे हो, कहां पर हो, पिन कोड के साथ। ये डाटा कहां जाएगा? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे लागू होगा? वो जो वहां बैठे ऊपरी तौर पर पिरामिड देखते हो, पिरामिड, आप मिस्र का पिरामिड देखा होगा, ऐसे ही निचली लाइन में, यानी कि ये लाइन में सारे के सारे गरीब हैं, कुचले हुए लोग, फिर उसके ऊपर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, और इसके ऊपर जो टॉप में होता है, यहां जो बैठा है टॉप में, दुनिया पर राज करने वाला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन रूल, वन नेशन, वन फ्लैग, वन रिलीजन, ऐसा करने वाला जो वन वाला है ना, ये हमारा डेटा उसको चाहिए। हम नहीं जानते, ठीक है, हमें लोन चाहिए, 50,000 लोन चाहिए, 5 लाख लोन चाहिए, हम दे देते हैं। लोग बेरोजगार हो गए, कहीं से कुछ मिलेगा, रम्मी खेलते हैं, रम्मी में बताया कि आप आपका बैंक का डिटेल दो, आधार कार्ड दो, आपको फला ढिमका लिखो, हर तरीके से जहां पर भी जाओ, किसी भी ऐप में जाओ, वो आप क्या डाटा चाहते हैं, आप कौन हो करके आपके ऊपर नजर रखी जाए। आपका ये फोन जो है ना, ये स्मार्ट है, आप बुद्धू हो, आपका ये फोन बंद होते हुए भी आपका कैमरा सब कुछ देख रहा है, आगे वाला कैमरा देख रहा है, पीछे वाला कैमरा देख रहा है, आपको नहीं पता है। आपका माइक, आपका फोन बंद है, तब भी बंद यानी कि ऑफ नहीं, कॉल हो गया, काम हो गया, आपने रख दिया, फिर भी वो अगर वो चाहे तो आपकी बात सुन सकते। आपको बुद्धू बना दिया है, आप सोचे नहीं, आप धर्मों में उलझे रहे। उसने क्या पहना,
उसने बिकिनी पहनी, उसने क्या पहना, उसने कौन सा रंग बोला, शर्म वाला बोला, बेशरम वाला बोला, उसका भगवा रंग है या क्या है, इसके ऊपर तमाम घंटों चलती रहेगी बकवास। नहीं, वो रंग का नहीं करना है। आपको भगवे रंग से बहुत प्रेम है, मोहब्बत है, हरे रंग से नफरत है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अगर गया तो मैं बोलूंगा कि जितने भी भाजपा के भड़वे हैं, भड़वे जो भगवा के लिए तांडव मचा रहे हैं, हरी मिर्ची ना खाए, हरी सब्जी ना खाए, ना आलू, ना पालक, ना मेथी, ना और कोई हरी सब्जी, कुछ भी मत खाओ, हरा सबको बैन कर दो, भगवा ही भगवा खाओ। अरे क्या बेवकूफों वाली चीजें हैं, लेकिन हम वो देख के मजा ले रहे हैं, हम बोल कुछ नहीं रहे। 26 जनवरी को हम मेरा देश का गणतंत्र दिन, लोकतांत्रिक दिवस, प्रजासत्ताक दिन, तुम्हारे सेवक तुम्हारे टैक्स से पूरी मौज मजा ले रहे हैं, गाड़ियां फ्री, सिक्योरिटी फ्री, खाना फ्री, मोबाइल का बिल फ्री, सारा सब कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको। तुम्हारे पे हिस्से पे चल रहा है, पल रहा है वो, और तुम्हारे पे रोक कर रहा है, और तुम्हारे पर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो ऊपर से फोन आएगा और वही तुम्हारा सेवक पुलिस को बोलेगा कि तुमको डांटने के लिए, तो वो तुम्हारा सेवक हुआ। असली हिसाब से तो हम मालिक है, लेकिन मालिक हम नौकर से भी गुलाम हो गए, और वो हमारा सेवक, वो हमारा आका बन गया, हमने आका बनाया। लेकिन कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, देश के लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप, उनकी गलत चीजों पे नहीं बोलेंगे। आपकी पेंशनें बंद हो गई, आपकी कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लोगों की नौकरी गई, जिनको मिलना था वो नहीं मिल रही है, जिनको आशा थी वो सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट चाहिए इनको। हमारा देश भी एक दिन प्राइवेट हो जाएगा, और तब कुछ नहीं कर सकते, तब देखते ही रहेंगे। काश कुछ किया होता, अभी वक्त है। इन सारी चीजों को समझो, क्यों बीमारी आ रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करने जा रहा है, इनका ग्रेट रीसेट का एजेंडा क्या है, डीपॉपुलाइजेशन का एजेंडा इनका क्या है, किस तरह से जनसंख्या कम करेंगे ये लोग। टीके देकर कई लोग मर रहे हैं। हम पहले से 2 साल से चिल्ला रहे थे, हमें पागलों में गिनती किया जा रहा था। अवेकन इंडिया मूवमेंट, जनता सरकार मोर्चा, भारतीय परिवार, सारे हम वहां तब से काम कर रहे थे। अब लोग बैडमिंटन खेलते खेलते गिर रहे हैं, अटैक आ रहा है, तुरंत मर रहे हैं, डांडिया खेलते खेलते मर रहे हैं, दौड़ते भागते मर रहे हैं, बात करते करते मर रहे हैं, शादी में वरमाला डालते डालते मर रहे हैं। आपको समझ में आ रही कुछ बात, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है उस टीके में, अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी हुई है नहीं हुई है, उसको ऑथेंटिकेट किया है नहीं किया है, प्रूव किया है नहीं किया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत इसको लगाया जा रहा था। आज तो कोई इमरजेंसी नहीं है, वो सारी इमरजेंसी हट गई। पेंडेमिक एक्ट हट गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हट गया, और जब ये फुल प्रमाणित नहीं है तब भी ठोके जा रहे हैं। अब ये बच्चों को लगाए जा रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी कम हो जाएगी तब जागोगे। बहुत सारी चीजें हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा आप समझिए। WHO किस तरह से काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक किस तरह से काम कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस तरह से काम कर रही है, हमारे इंडिया में PHFI, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये किस तरह से काम कर रही है, इसके ऊपर बिल गेट्स क्यों है। बहुत सारी चीजें हैं। डीपॉपुलाइजेशन क्या है, किस तरह से जनसंख्या कम करने वाले हैं ये, किस तरह से आपको RFID चिप यहां पर लगेगी, कहीं नहीं भाग पाओगे आप। टेक्नोलॉजी आई है ना, अगर आपका आईफोन है आईफोन अगर गुम होता है तो तुरंत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी सिस्टम होती है, चोरी भी नहीं कर पाएगा और चोरी का कोई खरीद भी नहीं पाएगा। ऐसे ही आपके यहां RFID लगने वाली है चिप। एलन मस्क ने न्यूरोलिंक नाम की एक चिप बनाई है, वो यहां लगेगी भेजे में, मस्तिष्क में, रोबोट ऑपरेशन करेगा। क्या करोगे आप? और उसका जो लिंक है वो इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आपकी हर एक एक एक्टिविटी, आप अंदर ब्रेन में क्या सोच रहे हो वो तक उनको पता चलेगी। क्यों हो रहा है ये? आप अनजान बने हुए हो एक मेंढक की तरह, उस कुएं में बैठे हो, अंधेरे कुएं में, कि यही ना हमारा जीव, मतलब पूरा दुनिया है, जग यही है, बहुत ज्यादा। और अगर ऐसा है तो हर चीज में आप आधार कार्ड क्यों दे रहे हो? आधार कार्ड में आपके आंख की रेटिना है,
ये बायोमेट्रिक फिंगर्स हैं, सारे के सारे हैं, कहीं नहीं बच पाओगे। फेस रिकॉग्नाइजेशन है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, कहीं नहीं बचोगे। इससे पहले कि गुलाम हो और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम पर यहां गर्व करने से पहले यह सोचो कि मेरा देश कहां लेके गए, और क्या हमें दूसरी क्रांति नहीं करनी पड़ेगी? क्या इन बिगड़ी हुई चीजों को हमको नहीं संभालना पड़ेगा, रिवर्स में नहीं लाना पड़ेगा? ये न्यू नॉर्मल में करके बोल रहे हैं। न्यू नॉर्मल क्या होगा? जो जैसा आएगा वो नया करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें बैक टू नॉर्मल जाना पड़ेगा। पहले जैसा था, इतना सहिष्णु हो गए कि भाई उस वक्त तो बोल रहे थे कि भाई 400 का सिलेंडर इतना हो गया, इतना हो गया, चिल्ला रहे थे। आज तुम 1100 रुपए में मिले सिलेंडर, कोई परवाह नहीं, सह रहे हो। पेट्रोल 60-65 रुपया था, आज 100 से पार हो गया, सह रहे हो। बिक गया मेरा देश, सह रहे हो। और फिर बोलोगे मेरा देश, झंडा लगाओगे। ये देश बचाओ। कम लोगों से नहीं कुछ होने वाला, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों में अगर सच में हमारे देश के लिए देशभक्ति है हम में, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देके जाना चाहते हैं, गुलामी नहीं देना चाहते, बीमारियां नहीं देके जाना चाहते। ये फार्मा माफिया क्या कर रहा है, ये बीमारियां क्यों आ रही है, हर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप जरा सर्च कीजिए। कैसे सुनामी लाई जा रही है, जैसे बादल फटने वाली चीजें हो रही है, भूकंप लाए जा रहा है। ये कुदरती नहीं है। हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानिए, गूगल पे जाइए, HAARP टाइप कीजिए, विकिपीडिया में जाइए, वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि हार्प क्या है, उससे क्या भयानक स्थिति हो सकती है। यह लाया जा रहा है। आपके आसमानों में उड़ने वाले एरोप्लेन्स, स्पेशल तरीके से बनाए हुए एरोप्लेन होते हैं, जिससे कि ऊपर केमिकल छिड़का जा रहा है, जिसको केमिट्रेल बोलते हैं। वो जब नीचे आता है, आपकी जमीनों पे, आपके पानी पे, आपके सेहत पे, आपके सांस लेने से वो अंदर जा रहा है और आपको खोखला कर करके मार रहे हैं। आपके पानी में क्लोरीन बढ़ाई जा रही है, और भी कई चीजें डाली जा रही है। अनाज में मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, GMO लाया जा रहा है, आपको मारने के लिए, आपके बच्चों को मारने के लिए। आपको कोई खबर नहीं है, बेखबर होते रहिए। जो खबर रखते हैं उनको तो मैं नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानिए, लोगों को बताइए, और जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। देशभक्ति का दिखावा मत कीजिए। अगर देश के लिए प्रति प्रेम है, देश के नागरिकों के लिए प्रेम है, देश नागरिकों से, जनता से बनता है। अगर नागरिक नहीं होगे तो वो बंजर जमीन होगी, कोई नहीं होगा उस पर, तो वो देश नहीं होता। तो हमारे देश को, यानी कि जनता को, जो असल में इस देश की मालिक है, उसको बचाने के लिए एक हो जाइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बहुत सारे हमारे क्रांतिवीर जिन्होंने आजादी के लिए क्रांति लड़ी थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए। आज देश ऐसा हुआ है और बिकता जा रहा है। हम किसी के गुलाम होते जाएंगे। और फिर भी अगर आप कुछ नहीं करोगे और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही देशभक्ति का ढोंग करोगे, तो भैया नींद से जागिए, इस देश को बचाइए। क्योंकि इस देश में मैं भी हूं, आप भी हो, मेरा परिवार भी है, आपका परिवार भी है, आने वाली पीढ़ियां भी हैं। अगर हम जाके कुछ करेंगे, सवाल पूछेंगे, और इन हरामखोरों को जो हमारे टैक्स से पैसा ले रहे हैं, इन नालायकों को जो नहीं काम कर रहे हैं, ये हमारे नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे जो हो, ये अगर हमारे लिए काम नहीं करते तो वो हरामखोर हैं और नालायक है और हमारा हक मार रहे हैं। तो इनको लगाम लगाने की बारी आपकी है, हमारी है। अपने अपने एरिया के यहां से इनको टाइट करना शुरू कर दीजिए। जुड़ जाइए, एकता की ताकत बनाइए। तो एकता में वो ताकत होगी ना, अकेले नेता कुछ नहीं कर पाएगा। और हम बहुत सारे हैं और नेता तो 545 है, वो भी अलग अलग बिखरे हुए, अलग अलग राज्यों से। आपके एरिया में आपको संभालिए, लोगों की भलाई कीजिए, तब आपकी और आपके परिवार की भलाई होगी। वरना चोरों की बारात में आपका परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता। याद कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो ये देश बचेगा और फिर यहां पर देशभक्ति बचेगी, और फिर हम गर्व से कहेंगे कि मेरा देश महान। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। नमस्कार।